अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। इनपुट अच्छी आई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ट्रायल के हवाले से, तो आज कुछ गुज़श्ता से पेवस्ता में कुछ बातें आपके साथ करेंगे। और जनरल ज़िया-उल-हक़ ने अपना उल्लू कैसे सीधा किया और किस तरह भुट्टो साहब को इक़्तिदार के लालच में फांसी घाट तक पहुंचा दिया, इस पर बात होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के इलेक्शन के लिए टिकटें अनाउंस कर दी हैं। जनरल सीट के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मुराद सईद हैं और कवरिंग कैंडिडेट अज़हर माशवानी हैं। फैसल जावेद खान है, मिर्ज़ा अफरीदी है, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर आज़म सवाती और इरशाद हुसैन। बड़ी कोशिश होती रही कि आज़म सवाती इस लिस्ट से निकल जाए। आज़म सवाती का ठहरना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को नवाजती है और अपने वर्कर्स को एडवांटेज देने की बात करती है। इरशाद हुसैन है। वुमेन की सीटों पे आयशा बानो हैं और रुबीना नाज साहिबा हैं। पंजाब की जो जनरल सीटें हैं उसमें हामिद खान साहब है, जुल्फ़ी बुखारी है। कवरिंग कैंडिडेट उसमें उमर सरफराज चीमा और कर्नल एजाज मिन्हास हैं। टेक्नोक्रेट की सीट पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। वुमेन सीट पे सनम जावेद को अनाउंस किया है। वो वुमेन सीट मिलती है या नहीं मिलती वो एक अलग बात है, लेकिन कंटेस्टिंग इलेक्शन तो बहरहाल होगा। और बाकी उन्होंने नून लीग ने भी अपने सारे कैंडिडेट, सारे एस्टैब्लिशमेंट के जो करीब बहुत है, ज़्यादातर उनके नाम जमा करवा दिए। और मोहसिन नकवी देखें कहाँ से आया है। और मोहसिन नकवी या बाकी जितने भी हैं जिन्होंने या तो इलेक्शन लड़ा है या मिनिस्टर बन गए हैं आते ही, या और अब इमीडिएट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये सारे तो आ नहीं सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है। बाकी हमारे आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 6 ने ये पाबंदी लगाई है। इस पे काम शुरू कर दिया है। पहले मैं जनरल लिखूंगा, फिर उसके बाद इस मामले को मैं हाई कोर्ट की हद तक लेके आऊँगा और इसको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ चीज़ें फैक्ट्स जो कि लिखे हुए साथ, और बेहतर यही होगा मैं साथ साथ बताता चलूँ। जनरल ज़िया-उल-हक़ ने अपना उल्लू कैसे सीधा किया और किस तरह भुट्टो साहब को इक़्तिदार के लालच में फांसी घाट तक पहुँचाया। मौलवी मुश्ताक का भुट्टो साहब से ज़ाती अनाथ था, याद रखना, और नज़र ढकी छुपी न थी। उसके दौर में लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की जुनून की हद तक ख्वाहिश में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भी कबूल ना किया। सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो की हुकूमत ने उनसे 8 साल जूनियर जस्टिस असलम रियाज हुसैन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया। उन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया, मगर भुट्टो के खिलाफ दिल में मुस्तकिल अनाद पाल लिया। जनरल ज़िया ने इस ज़ाती रंजिश का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया। भुट्टो उनकी नफरत से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट का बाइकॉट किया। मुकदमे की मुंतकिली की उनकी दरख्वास्त को भी मौलवी मुश्ताक ने अपने चैम्बर की समाअत के बाद मुस्तरद कर दिया। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, याद रखिएगा, FSF बहुत मशहूर थी। दीगर 4 एहलकारों का ट्रायल भी इसी मुकदमे में हो रहा था। इब्तिदा में कोर्ट की कार्रवाई आम लोगों के लिए खुली थी, मगर 25 जनवरी डेट याद रखिएगा 1978 के बाद उसे खुफिया करार दे दिया गया। 18 मार्च 1978 को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तमाम मुलजमानों को मुजरमाना साजिश और कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी। जी, ये जुल्फ़िकार फैसला देने वाला बेंच इब्तिदा में 9 जजों पर मुश्तमिल था, मगर तकनीकी अंदाज में 2 जजों को मतलूबा फैसले की राह हमवारने के लिए बेंच से अलग कर दिया गया। अभी भी कुछ इस तरह की बातें आप देख रहे होंगे, किस तरह बेंच टूटना, किस तरह बेंच बनना, किस तरह इस्तीफ़े आ जाना, ये आप यहाँ से समझ रहे होंगे। अब हामिद खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जस्टिस कैसर खान के मुकदमे की सज़ा पहुँचने में ढाक जज के तौर पर शामिल रखा जाना चाहिए था। हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है। ऐसा ना करने की वजह दौरान समाअत ट्रायल कोर्ट के बारे में उनके मुखालफाना ख्यालात का इजहार था। हामिद खान अपनी उसी किताब में लिखते हैं कि बीमारी से सेहतयाबी के बावजूद दूसरे जज जस्टिस वहीदुद्दीन को बेंच में शामिल रहने की इजाज़त ना दी गई। हालांकि उन्होंने इसकी इस्तदा भी की थी। चीफ जस्टिस ने उनका इरादा जान लिया था कि वो भुट्टो की राय के हक़ में वोट देंगे। जस्टिस
وجیہ الدین کے غالباً یہ والد ہے۔ صحافی افتخار احمد نے G19 کے پروگرام جواب دے کے لیے سابق چیف جسٹس نسیم شاہ کا انٹرویو کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جسٹس نسیم شاہ کا موقف یہ تھا کہ بھٹو صاحب کی لیگل ٹیم نے پوری محنت نہیں کی ہوئی تھی اور اسی بنا پر وہ مقدمہ ہار گئے۔ عمومی طور پر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جج دباؤ میں تھے۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ کسی حد تک تو باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہ ساری باتیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن لیکوناس آر دیئر۔ اس کے ساتھ افتخار کا کہنا تھا کہ ہمیں اس ٹرائل میں جسٹس مشتاق حسین اور جسٹس انوار الحق کے بھٹو کے خلافات کو سمجھنا ہوگا۔ مولوی مشتاق حسین سمجھتے تھے کہ جسٹس رضوان حسین کو کی بجائے انہیں چیف جسٹس بننا چاہیے تھا اور بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اس طرح بھٹو صاحب نے چھٹی آئینی ترمیم کے ذریعے، یہ دھیان سے سمجھنا جی، جسٹس محمد یعقوب علی خان کی مدت ملازمت میں توسیع کی تھی، جس کی بنا پر جسٹس انوار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہ بن سکے۔ ابھی تیاریاں چل رہی ہیں، جہاں اپنا NFC ایوارڈ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، IMF سے کمٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہو رہا ہے کہ ججز کی عمر کی تعداد کیسے بڑھانی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے دور کو آپ سائڈ پہ نہیں رکھنا، یہ سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو میں نے بات کہی تھی کہ چیف جسٹس نہ بن سکے انوار صاحب، تو ان کا بہت دکھ تھا۔ جب بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو ضیاء الحق نے جسٹس یعقوب کی جبری ریٹائر کر کے انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا۔ سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب کی اپیل جس بینچ نے سنی، اس کی سربراہی چیف جسٹس انوار کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی کے بھٹو یا بختیار کی نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی، تاہم اس میں صدر کے پاس رحم کے اختیار کو استعمال کرنے کا راستہ دکھایا گیا۔ رحم کی درخواست میں اس وقت کے سیکرٹری برائے امور داخلہ رویداد خان اپنی کتاب پاکستان انقلاب کے دہانے میں لکھتے ہیں کہ 1 اپریل 1979 کو وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری ارشاد خان اور جنرل KM عارف بھٹو کیس کی سمری لے کر ضیاء الحق کے پاس گئے۔ رویداد خان کے مطابق ارشاد خان نے انہیں بتایا جب وہ سمری لے کر صدر کے پاس گئے تو صدر نے رحم کی عرضداشت کو پڑھنا تک گوارا نہ کیا اور بغیر پڑھے ہی مسترد۔ یہ تھا ضیاء الحق کا بغض۔ اور آج ذوالفقار علی بھٹو کا خاندان نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو روحانی باپ کہتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کو۔ یہ سیاست یہ انگ کرتی ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ سیاسی تجزیہ کار اسی طرح سہیل بڑائچ کے مطابق اس تناظر میں اگر بھٹو صاحب اپنی مقبولیت کے بل پر دوبارہ آگے تو آئین میں بغاوت کی شق آرٹیکل 6 کے تحت ضیاء الحق کا ٹرائل کریں گے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ایک قبر ہے اور بندے 2 ہیں۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا موجودہ حالات میں۔ چنانچہ یہ سزا اس طور سے طے شدہ تھی کہ ضیاء الحق نے یقینی طور پر بھٹو کو سزا ہونا تاکہ وہ خود بچ جائیں اور ان کے اقتدار بھی بچ جائے۔ افتخار احمد پیپلز پارٹی کے بانی اراکین میں سے ہیں۔ اس سزا سے ان کے خیال میں جمہوری عمل رک گیا۔ اس سیاسی پارٹیوں کو بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے کارکنوں کو جیلوں میں جانا پڑا، تشدد گاہوں میں جانا پڑا، کوڑے کھانے پڑے، بہت سے کارکنان کو ملک چھوڑنا پڑا، اور یہ پاکستان میں جمہوری عمل کے خلاف ایک بڑی گھناؤنی سازش کا آغاز تھا، اور یہ سازش رکی نہیں ہے۔ سہیل بڑائچ پھر کہتے ہیں کہ اس سزا سے پاکستان کے جمہوری کریڈینشل کو نقصان پہنچا، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعصب پر سوال کھڑے ہو گئے۔ 1988 تک پیپلز پارٹی کو دبایا گیا، لوگوں کو نااہل کیا گیا۔ اور ماجد نظامی کیا کہتے ہیں، اس ملک میں سیاست یکسر تبدیل ہو گئی، سیاسی جماعتوں کے مابین نفرتوں میں شدت آ گئی، بھٹو اور اینٹی بھٹو 2 کیمپ بن گئے، اور ریاست کو بطور تاوان 5 مرتبہ صوبائی حکومت اور 3 مرتبہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو دینا پڑی۔ اور یہ جو بڑا ضروری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، بھٹو کیس صدارتی ریفرنس کب دائر ہوا اور اس میں سزا کیا کی گئی۔ سپریم کورٹ کے اصل فیصلے کے بعد کسی بھی مقدمے میں نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ سزا پر عمل درآمد کے تقریباً 32 سال بعد 2011 میں اس وقت کے صدر اور PP کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ایک ریفرنس بھٹو کے ٹرائل اور پھانسی پر نظر ثانی کے حوالے سے، نظر ثانی نہیں میں کہہ سکتا اس بات کو، لیکن اس پہ اوپینین کے حوالے سے دائر کیا گیا۔ جسٹس نسیم شاہ کے ججوں پر دباؤ کے بیان کو بنیاد پر بھیجا گیا۔ یہ صدارتی ریفرنس 5 سوال پر مشتمل تھا۔ 5 سوال کون کون سے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا؟ دوسرا یہ تھا کہ بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ دادی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور
तमाम हाई कोर्ट पर आर्टिकल 189 के तहत लागू, अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। फैसला आप खुद देख लें क्या किया उन्होंने। तीसरा सवाल ये था कि क्या भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुनसफाना फैसला था, क्योंकि क्या भुट्टो को सजाए मौत सुनाने का फैसला जानबदारत नहीं था। चौथा सवाल ये था कि अब भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है, इस पर और दलाइल ही कोई नहीं आ सके। और पांचवा सवाल ये था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाह के बयानात उनको सजा दिलाने के लिए काफ़ी थे। भुट्टो के खिलाफ मुद्दई जो आपको बताया अहमद रज़ा कसूरी ने केस को दोबारा खोलने की मुखालफत की थी। साथ ही साथ माजिद निज़ामी का कहना था कि भुट्टो के दौर में कत्ल होने वाले दीगर सियासी रहनुमाओं की जमातों की तरह से भी बयानात आने लगे। जब ये रेफरेंस फाइनल हुआ तो कहा गया कि सियासी बुनियादों पर कत्ल किए जाने वाले रहनुमाओं के मुकदमे भी दोबारा सुनने चाहिए। तो शायद उस वक्त की अदलिया के जहन में आया हो कि अगर ये तमाम गड़े मुर्दे फिर उखाड़ना पड़े। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा रफ़ी के कत्ल पर आवाज़ उठाई। जमात इस्लामी ने कहा कि डॉक्टर नज़ीर के कत्ल का फैसला होना बाकी है। तो शायद ये मसलतें हों कि इस पर पर्दा पड़ा ही रहने दिया जाए, और पर्दा पड़ा रहने दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजा की सरबराही में जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोगेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुशर्रफ अली पर मुश्तमिल एक और रुकनी बेंच 12 दिसंबर को रेफरेंस की समाअत की कबल माजिद निज़ामी ने कहा था कि अगर इस रेफरेंस पर फैसला हुआ था तो इसकी हैसियत अलामती होगी। मैं भी यही कहता रहा हूँ, अलामती होगी। इफ्तिखार में कहना था कि यह तारीख की हकीकत की दुरुस्ती होगी। जब जोहेल रवाइज मानते थे कि फ़ैसले की अलामती और तारीखी हैसियत होगी कि अदलिया पर से स्याह धब्बा धुल जाएगा। किसने कहा अदलिया से स्याह धब्बे धुलते रहते हैं? यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही कहा राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की। उस वक्त आईने पाकिस्तान में वो था ही नहीं। चाहिए था, इसके और तरीके बड़े आ सकते थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया गया, ये मानना पड़ेगा। सिर्फ उस हद तक आप करारदादे लाकर, ठीक है, दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, ये अपनी जगह बात है, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। ये याद रख लीजिएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत इज्जत के लायक था, बहुत ज्यादती की उसके साथ। किस तरह अपीलों का हक लिया गया, किस तरह अपना 342 का स्टेटमेंट। मैंने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल देखा है ना, एक एक चीज़ देखी है, लेकिन तारीख के अराक में अभी बहुत कुछ बाकी है। देखते हैं। ये तारीख तो दुरुस्तगी इसलिए की गई कि एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा है, उस पर अमल दरामद करना है। सियासी जमातों को एक पेज में इकट्ठा लाकर उसकी पाया तकमील की तरफ ले जाया जा रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।